नमस्कार भाई, आप सभी लोग। स्वागत बेटा आप सबका पावरमेंट ऐप की ऑनलाइन क्लास में। हाँ जी, चलिए सब लोग लाइव आ जाइए। आज का टॉपिक है राजस्थान की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, भारतीय कृषि। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, कल हमने कोपेन का क्लाइमेट का जो डिवीजन था वो पढ़ा था बेटा, है ना। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार भाई। ओके, नमस्कार, स्वागत, वड़क्कम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, केम छो, आई होप सो मजा में छो। चलिए भाई, ओके, हाँ जी, ओके, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत की कृषि। हमें फिर से सब लोग लाइव आ जाओ। स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, भारत की कृषि। चलिए तो ठीक है, सबसे पहले इसका वर्ड मीन देखते हैं। एग्रीकल्चर, ठीक है, कहते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर जो है एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड एगर से बना है। तुम डिवाइड करते हैं बेटा एग्रीकल्चर को। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर है, तुम डिवाइड करें, एक्चुअल में ये लैटिन वर्ड से बना है। एक तरफ तो होता है एगर, दूसरा होता है कल्चरा। एगर का मतलब होता है बेटा भू या भूमि, भू या भूमि, ओके। और कल्चरा का मतलब होता है जुताई करना। तो उसका जॉइंट मीनिंग क्या हो जाएगा? भूमि की जुताई करना। ओके, भूमि की जुताई करना, पहली बात तो ये। दूसरा देखिए ध्यान से इधर, ओके। तो कृषि है, ये संस्कृत भाषा की, इससे संस्कृत भाषा है उसकी कृष धातु से लिया गया है। कौन सी धातु से बेटा? कृष धातु, है ना। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, के राम, रामो, रामा, ओके। वैसे ही कृष धातु से लिया गया। इसका अर्थ होता है भूमि की जुताई। क्लियर? तो वर्ड मीन तो क्या निकल रहा है बेटा कि भूमि की जुताई करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। बट ध्यान रखो, इसमें केवल जुताई नहीं आती, तो किसमें क्या क्या शामिल होता है वो आप सब लोग देख लो। सबसे पहले के जुताई होती है, फिर बुवाई होती है, निराई गुड़ाई होती है, सिंचाई होती है, कटाई होती है, और फिर आपको क्या प्राप्त होता है? फसल का उत्पादन। तो जब तक आपको उत्पादन प्राप्त नहीं होता तब तक कृषि कंप्लीट नहीं होती। तो कृषि जो है वो इन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। ओके, हाँ भाई, कृषि क्या है?
इस सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा बेटा? कृषि कहलाएगा। चलिए, ओके, हाँ, अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखो, जब भारत आजाद हुआ था, ओके, तो मोर देन 75% लोग, जैसे 78 है, 75% लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष प्लस अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर थे बेटा? कृषि पर निर्भर थे। ठीक है, हाँ, कहां निर्भर थे बेटा? कृषि पर निर्भर थे। ओके, चलिए, लेकिन वर्तमान में, कब? 2020 की बात करें तो वर्तमान में ये आंकड़ा घटकर 52% पे आ गया है। कितना? 52% पे डाटा आ गया है। ध्यान रखिए, 52% के लगभग हो गया है। पहले 55 था। क्लियर? ओके, 52% पहले कितना था? लगभग 55। चलिए, हाँ, तो इतना ही ये अब जो लोग हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इस पर डिपेंड है। चलिए, इसके बाद देखो, जो भारतीय कृषि है ये, उसे क्या कहते हैं? तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? मानसून का जुआ कहते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। आप देखो, अभी किसान आंदोलन चल रहा है ना बेटा, ठीक है, तो उससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। समझे आप लोग? हाँ, देखिए, अभी दोनों बात समझो। सबसे पहले तो क्या है बेटा? मानसून का जुआ है भारतीय कृषि। क्यों? देखिए, मैंने कहा भारत की, हमने पढ़ा है आपको पहले भी कि भारत की जलवायु कौन सी बेटा? मानसून ही है। और मानसून जलवायु क्या होती है? अनियमित होती है, अनिश्चित होती है। यानी कि कहीं पे ज्यादा कहीं भी कम, वो टाइम लेवल फिक्स नहीं होता, कभी जल्दी आ जाएगा, कभी लेट आ जाएगा। ओके, तो जो भारतीय किसान है वो क्या करता है? वो अच्छे मानसून की उम्मीद में, अच्छे मानसून की उम्मीद में अपने जमीन पर फसलों की बुवाई आरंभ कर देता है। वो बेचारा कहीं से लोन लेता है, ओके, कहीं जो अनौपचारिक ऋण के स्रोत हैं, जैसे मान लो जी रिश्तेदार हैं, गांव का साहूकार है, व्यापारी है, बढ़िया जो भी है, कि जाने कैसे इनसे पैसे लेकर वो खाद बीज का अरेंजमेंट करता है और एक अच्छे बेहतर मानसून की उम्मीद में वो अपने खेतों में बीजारोपण कर देता है। अब सोचो, वो तो पूरी तरह तैयार, उसने पैसा लगा दिया, एक खाद लग गया, बीज लग गया, कृषि उर्वरकों से, जो कृषि यंत्रों से उसने बुआई की, जुताई की, वो पैसा लग गया। लेकिन अगर मान लो मानसून नहीं आया तो क्या हो गया? मानसून लेट आया या मानसून ज्यादा आ गया तो भी प्रॉब्लम है भाई। अगर लेट आया तो क्या होगा? वो जो बीज है कि वो क्या होगा? वो पनप नहीं पाएगा। क्लियर? वो पनप नहीं पाएगा। ठीक है? और अगर ज्यादा बारिश हो गई तो क्या होगा? तो यार वो पौधा पानी में क्या है? पूरा गल जाएगा, बीज में गल नहीं पाएगा क्योंकि मिट्टी का ज्यादा उस पर जमाव आ जाएगा। दोनों तरफ से इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? फिर भी ये एक बेहतर उम्मीद के लिए क्या करता है? वो रिस्क लेता है, वो जुआ खेलता है कि अच्छा मानसून आएगा और मेरे यहां पैदावार अच्छी होगी। और फिर क्या होता है? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है बेटा? कृषि है। क्योंकि हमें कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? कृषि से। आपने क्रोम में पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर होते हैं, प्राथमिक स्रोत होते हैं, होते नहीं होते?
यहां से हमें क्या मिलता है? कच्चा माल। और प्राथमिक स्रोतों को कृषि और अन्य क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र कहा जाता है वैसे मेन तो। क्लियर? हाँ। तो यदि बेटा किसी साल मानसून कमजोर रहता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि हमें वो सारे रॉ मटेरियल्स हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, आयात करने पड़ते हैं दूसरे देशों से, ये हमें पेमेंट करना पड़ता है। भारतीय पैसा जो भारत के विकास खर्च होना था वो इन वस्तुओं पर खर्च हो जाता। इसलिए अभी प्राइम मिनिस्टर जी का कहना है कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि हमारा पैसा है जो वो बाहर ना जाए। ठीक, चलिए भाई यहां तक किसी को प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम ऑफ एनीबडी? चलिए भाई, ठीक है बेटा। हाँ तो उसको नोट कर लो, फिर हम इसको आगे चलते हैं। नोट कर लिया सबने? ठीक है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऋतुओं या मौसम के आधार पर, ऋतु या मौसम के आधार पर भारतीय कृषि है उसका विभाजन किया गया है। और मैं आपको पहले बोल दूं बेटा, ये विभाजन केवल केवल नॉर्थ इंडिया में है। बेटा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में क्यों नहीं है बेटा? इस साउथ इंडिया में मैक्सिमम जो एरिया है वो एक तरह से तट रेखा पर है, यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र के पास समान जलवायु पाई जाती है। मैंने कहा था आपको वहां पे जलवायु में अंतर नहीं पाया जाता। तो वहां पे जो ये फसलें हैं वो किसी मौसम में हो सकती है। जैसे हमारे यहां पर आप देखते हो ज्वार जो होती है वो कब होती है बेटा? वो होती है वर्षा काल में, यानी खरीफ के मौसम में। जबकि कर्नाटक में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, उसे आप ग्रीष्म काल में भी उत्पादित कर सकते हो, सर्दियों में भी हो जाता है। चलिए भाई, तो मौसम के आधार पर हम इसे बांटते हैं 3 भागों में। पहला जो है वो है खरीफ की फसलें। कौन सा बेटा? खरीफ की फसल। दूसरा है बेटा कौन सा? रबी। और तीसरा है बेटा कौन सा? जायद। ठीक है, खरीफ, रबी और जायद। अब देखिए, देखिए यहां पर तो जो खरीफ होती है, जैसे ही बेटा मानसून का आरंभ होता है, मानसून के आरंभ पर जिन फसलों की बुआई आरंभ हो जाती है, ठीक है, हाँ, वर्षा आने पर ही जिन फसलों की बुआई आरंभ हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं खरीफ की फसल। अब जैसे मान लो अपने यहां बारिश कब होती है बेटा? जून में स्टार्ट हो जाती है, केरला से स्टार्ट होती है। ओके, तो जून जुलाई में इनको बोया जाता है, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर तक इनको काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर तक इनको काट लिया जाता है। ठीक है भाई, बोलना मत। अब जैसे एग्जाम्पल बताओ 4-5 कौन कौन सी फसलें हैं? पूछते हो निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, रबी की है? बताओ भाई।
बताओ। ये देखो, चावल है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये, हाँ, उड़द है, हाँ, उड़द होती है, बीन्स क्रॉप में आती है कि ना, दाल ये है के भाई, हाँ। इसके अलावा कौन सा बेटा, तिल देख लो आप, मूंगफली, कपास है, ये सब क्या है बेटा, ये सब खरीफ की फसल। फिर मैं फिर बोलूं, मैं केवल बात कर रहा हूं नॉर्थ इंडिया की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साउथ इंडिया, ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट है रबी की फसलें। कहाँ थे भाई इतना लेट। चलिए, अब रबी में देखिए बेटा, तो रबी में क्या होगा कि खरीफ की कटाई होगी और रबी की बुआई आरंभ हो जाएगी, तो वही अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई आरंभ होती है, ठीक है, और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया, यानी कि इस समय प्रेजेंट टाइम में जो फसलें खेतों में हैं वो सब रबी की फसलें हैं, ओके। अब देखो, इन फसलों को शीतकालीन फसलें भी कहा जाता, क्या कहते हैं इन्हें, शीतकालीन फसलें, ओके। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, इन्हें कहते हैं हम ग्रीष्मकालीन। इन्हें राजस्थान में उनाड़ू कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं बेटा, चाड़ू, ठीक है, ओके भाई। चलिए, अब एग्जाम्पल दो कौन कौन से होते हैं। आज रेडियो ममता जी, शाम को क्लास है राजस्थान जीके की, ओके, 500 क्वेश्चन, चलिए भाई, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, देखो, अभी सरसों है, गेहूं है ना, सरसों है, गेहूं, देखो सरसों का मैं बताया कि जो सेवर का क्षेत्रपुर का, वो यहां पर रिसर्च सेंटर है, क्लियर, हाँ बिल्कुल सही बेटा। उसके अलावा चना देखो आप, जो देखिए, मटर, तारा मीरा, है ना, हाँ, ये सब कौन सी फसलें बेटा, बिल्कुल सही। मसूर की दाल देख लो, मसूर भी तो है। चलिए, अनु आज क्लास है बेटा, शायद आप 5:15 पर, अबे बेटा 5 पर क्लास है, ध्यान रखना, ठीक है, 5:15 पर क्लास है, सारे लोग ध्यान रखना भी क्लास का, ठीक है। देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं आज तुम्हारे, भूलना मत। शाम को 5:15 बजे 500 सवाल लेकर आ रहे हैं भाई आप लोगों के लिए, रेडी रहना।
ठीक है बेटा, चलिए कोई डाउट किसी को? चलिए भाई, ठीक है। तो देखिए, ये सारे कब क्या बेटा शीतकालीन फसलें हैं। इनके लिए जो वर्षा उपयुक्त होती है वो कौन सी होती है बेटा? आवट। क्लियर? अब देखिए कौन सी है, जायद की फसल। इन्हें कब बोते हैं? इन दोनों के बीच, है ना, खरीफ से पहले और रबी के बाद। रबी व खरीफ के मध्य में क्या क्या आता है? इसमें एक तो ये होती कहां पर है, जहां पे सिंचाई की अत्यधिक, अनु बोल रही सर कितने घंटे की है बेटा, ये तो मैं नहीं कह सकता कितने घंटे की है, ओके, बट 500 क्वेश्चंस आई थिंक सो, मिनिमम 5 घंटे, ओके, 4 से 5 घंटे लगेंगे क्लास के लिए, ठीक है बेटा? हाँ, तैयार है ना सब लोग? क्लियर? चलिए, अब इसमें क्या आता है, इसमें देखिए आप तरबूज आते हैं, खरबूजे आते हैं, खीरा, ककड़ी वगैरह, चारा वगैरह पशुओं के लिए, है ना, ये सब इस फसल या इस ऋतु में बोई जाती है। यहां पे किसी को डाउट हो पूछो बेटा, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछिए। आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी, कल का आपका ऑफ रहेगा, है ना? क्या, कल अपनी ज्योग्राफी जो क्लास है पर वो नहीं हो। चलिए भाई, बताओ इस, यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको? एनी डाउट ऑफ एनीबडी? बोलिए, अनु, बताओ भाई। फसलों पे स्टार्ट करते हैं, चलिए। एक्चुअल में क्या है कि पापा की डेथ हुई थी, तो पापा के लिए पूजा रखते हैं, दैट्स व्हाई पूजा है, सो बेटा, चलिए, ठीक है? तो ये जो है आपके पूरा एक चार्ट को आप नोट करना, और मैं जो अभी समझाया ध्यान रखें बेटा कि कृषि है, ठीक, ध्यान दो, कृषि है वो ये शब्द का अर्थ लिया है अपन ने, एग्रीकल्चर है लैटिन वर्ड, एग्र प्लस कल्चर ऐसे बनी है, और संस्कृत धातु कृषि, कृषि से लिया गया है, तो मतलब भूमि की जुताई। क्लियर? हाँ, चलिए भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक तो आपने पता पढ़ा होगा, यहीं पे हम देख लेते हैं इसको, टॉपिक को, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन, कृषि से संबंधित जो भी फैक्ट होंगे वो हम यहां पे पढ़ेंगे। देखिए, एक वर्ड व्यक्ति है, उनका जो नाम है वो आप जानते होंगे, विनोबा भावे, विनोबा भावे। इस आंदोलन के जनक कौन थे बेटा? विनोबा भावे। अब ये आंदोलन क्या था, देखिए, इस आंदोलन को भारत की पहली रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, नोट कर लेना। क्या बोलते हैं इसको? भारत की पहली रक्तहीन क्रांति। क्यों? देखिए,
जैसे ही देश आजाद हुआ था, तो गांधी जी के ये अनुयायी थे विनोबा भावे, और उनके इच्छा अनुसार विनोबा भावे स्वतंत्र भारत की यात्रा पर चले और वहां पर लोगों से मिले। तो जब ये आंध्र प्रदेश गए, वहां पर सभा हो रही थी, तो वहां पर लोगों ने कहा कि सर, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास भूमि नहीं है कृषि करने के लिए, क्योंकि उस समय मैक्सिमम भूमि जो थी वो जमींदारों के पास थी। किसके पास थी बेटा? जमींदारों के पास थी। तो वहीं से विनोबा भावे ने कहा कि जो जमींदार है जिनके पास ज्यादा भूमि, वो अपनी कुछ भूमि किसानों को दान कर दें। तो वहीं से यह आंदोलन खड़ा हो गया, कौन सा? भूदान आंदोलन। और धीरे धीरे लोगों ने अपनी भूमियां किसानों को दान करना शुरू कर दी, यानी कि लोगों को बिना एक कतरा खून बहाए भूमि मिल गई। ठीक है, आज कोई ले लो, है ना भाई साहब, 1 रुपए के लिए लोग मर्डर कर देते हैं आजकल। तो क्या है ना पेपर में, 2 रुपए के लिए चाकू मारा, है ना? हाँ। और धीरे धीरे लोगों ने गांव भी दान करने शुरू कर दिए। तो यहीं से पनपा था ग्राम दान आंदोलन। कौन सा बेटा? ग्राम दान आंदोलन। लोगों ने, बड़े बड़े जमींदारों ने गांव के गांव दान कर दिए। तो इस व्यक्ति का नाम मत भूलना बेटा, कौन सा? विनोबा भावे। ठीक है, चलिए भाई। हाँ, तो भूदान और ग्राम दान आंदोलन है। चलिए भाई, नेक्स्ट नोट करो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या बेटा? बताओ भाई, इसका मुख्यालय कहां पर है? बताओ ममता, अनु, मनीषा, बताओ भाई, कहां है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय? बताइए। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। तो बेटा 16 जुलाई 1929। बताओ अनु, इसका हेडक्वार्टर कहां है बेटा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर? काफी इंपॉर्टेंट है। अनु बोल रहे हैं जिनेवा। अरे अनु, अनु इतने ज्यादा इंटरनेशनल मत बनो बेटा, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ममता कहां पर है भाई? बिल्कुल सही भाई, शाबाश। कहां है भाई? सही बताया, नई दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। चलिए, ओके। हाँ, और फिर सवाल पूछते हैं कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है भाई? बताओ भाई, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया था? इसी अनुसंधान परिषद के अंडर वो आता है कि कहां पर खोला गया भाई? बताओ, डेट बोलता हूं मैं, 17 नवंबर 1960 को।
भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तभी उदयपुर में ना भी आपके वैसे ही पहला कहाँ खोला गया था। तो ये चीजें होती है जो आपको आनी चाहिए भाई। ठीक है, कृषि तो आप सब जानते हो नॉर्मल। तो यही चीजें जो आपको पढ़नी है, जो आपको एक्स्ट्रा मेरे साथ यहाँ पे मिल रही। मनीषा बोली सर उत्तराखंड। मनीषा मुझे एक बात बताओ आप, क्या 1960 में उत्तराखंड था? क्या 1960 में उत्तराखंड था? तो फिर हाउ कैन यू से उत्तराखंड? हम्म, आपने कमेंट किया सर 1960 में उत्तराखंड में। तो क्या उत्तराखंड 1960 में बन गया था? बताओ भाई। हाँ बिल्कुल सही। कहां बेटा? यूपी में। वो 2010 में जब यूपी से उत्तराखंड बना। अब ये कहां है? अब कहो कि सर अब ये उत्तराखंड में है। अब कहां है ये? अब ये उत्तराखंड में है। जी के है ये। ठीक है, यहां पर हर शब्द का मोल होता है, ध्यान रखें भाई। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं ममता। ओके। अच्छा, अभी इसका नाम क्या है? अभी इसका नाम चेंज हुआ है। वर्तमान में इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? बताइए। प्रेजेंट टाइम में इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है भाई? बताओ। ऐसे आएगा पढ़ने मजा। कोई बात नहीं मनीषा, इट्स ओके। सॉरी बोलने दो तो नहीं होती। ओके, गलतियां करते हैं भाई, होता है, चलो ठीक है। इसका नाम अभी चेंज हो गया है भाई। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम अभी चेंज कर दिया गया है। ध्यान दो बेटा। गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी के विश्वविद्यालय। ये सब नोट कर लेना। ये चावल ज्वार बाजरा तो बाद में पढ़ लेंगे। हाँ सही है, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ममता। निशा वेरी गुड भाई। चलिए ओके, और उसको नोट कर लो जिसको पता नहीं। का नाम अभी चेंज हुआ है भाई, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। चलिए, एक ज्योग्राफी के नेट पेपर में, ओके, जो आप जेआरएफ और नेट करते हैं, तो एक सवाल पूछा गया था। एक बुक है बेटा, बताता हूं मैं आपको। भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि का इतिहास। ये एक फेमस बुक है जो कि इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री पे लिखी हुई है। ठीक है ना, भारतीय कृषि का इतिहास। हाँ, ये जो पुस्तक बेटा, ये एमएस रंधावा की है। एमएस रंधावा, इनका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा।
ठीक है, मोहिंदर सिंह रंधावा की बुक है ये, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, कोई सवाल किसी का यहां तक? बोलो, एनी क्वेश्चंस ऑफ एनीबॉडी? मैंने आपको कृषि का शाब्दिक अर्थ बताया, मैंने कृषि का अर्थ संबंध बता दिया, मैंने कृषि के प्रकार बता दिए, और मैंने अब यहां पर कृषि से जुड़े वो सवाल जो आपको नहीं पता थे वो बता दी। ठीक है, अब कोई सवाल किसी का पूछ सकते हो यहां तक फिलहाल, बताओ। चलिए, नो, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, अब कुछ वर्ड का मतलब समझाता हूं मैं आपको, कुछ शाब्दिक अर्थ समझाता हूं कृषि से पढ़ने से पहले। सबसे पहले एक वर्ड आता है बेटा, चकबंदी। क्या होती है चकबंदी, बताओ मुझे, चकबंदी क्या होती है? यही बात सुना होगा ना, चकबंदी। बताओ चकबंदी होती क्या है? तो बेटा, बताइए। देखिए मेरी बात समझो, जो भारत में क्या है, जो कृषि जोत है, क्या है बेटा, कृषि जोत। कृषि जोत क्या होता है? खेतों का आकार। भूलना मत, ये वर्ड यहां रखना, खेतों का आकार। अब देखो जनसंख्या, आपको पता ही इंडिया में जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे भी खेत का जो आकार है छोटा होता जाता है। क्यों होता है? एक बाप होता है, वो अपने बेटों में भूमि उसको डिवाइड करता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो डिवाइड करते हैं, ऐसे होते होते। बिल्कुल सही, ममता ने बहुत सही बताया सर, सब खेत के टुकड़ों को एक साथ मिलाया जाता है, बिल्कुल सही। भाई भारत में क्या, जो कृषि जोत का आकार है बहुत छोटा है, ठीक? तो उन सभी खेतों को मान लीजिए छोटा खेत है, ठीक? फिर छोटा खेत है, तो इन सारे खेतों को एक साथ मिलाकर, ठीक? एक साथ मिलाकर उन पर कृषि की जाती है। तो इस पूरी भूमि पर एक साथ कृषि होगी, ठीक? और कृषि कौन सी होगी बेटा? सहकारी कृषि। ध्यान रखना, कौन सी होगी भाई? सहकारी कृषि। तुमने सोचा नहीं होगा कृषि ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है भाई? वो चावल ज्वार बाजरा मक्का मैंने कहा तो हम कभी पढ़ सकते हैं, डोंट वरी। तो चकबंदी कृषि का वो रूप है जिसमें छोटे छोटे खेतों को एक साथ मिलाकर सहकारी कृषि की जाती है। ये कौन सा रूप कहलाता है बेटा? चकबंदी कहलाता है। क्लियर? हाँ, भूलना मत। अब दूसरा होता है एक हदबंदी। हदबंदी, बताओ हदबंदी क्या होता है? चकबंदी बता दिया आपने ममता, हदबंदी बताओ। फिर आप तो बस पूछ रहे सवाल बहुत सारे, बताइए हदबंदी क्या होता है? देखिए बेटा, मैंने भी कहा ना आपको कि जब भूदान आंदोलन चला तो उस समय जो जमींदार थे उनके पास बहुत ज्यादा क्या थी? भूमि थी। अब क्या हुआ, हदबंदी वो योजना जिसमें जो के पास ज्यादा खेती है, ज्यादा मतलब ज्यादा जमीन है, उनके लिए एक निश्चित सीमा का निर्धारण कर दिया गया कि मान लो 100 हेक्टेयर या 75 हेक्टेयर। हाँ, बिल्कुल सही, बंटवारा। शाबाश ममता, ममता का कृषि में बहुत सारा इंटरेस्ट भी, क्या बात है, तो बहुत अच्छा, शाबाश। जिन लोगों के पास अधिक भूमि है उन्हें एक हद में बांध दिया, भाई आप
बिल्कुल सही है मनीषा जी, शब्दों का अर्थ मत निकालो। हदबंदी तो सीमा धारण करना, ठीक है। तो जिनके पास अधिक भूमि थी उनसे भूमि ले ली गई, इसे क्या कहा गया भाई? इसे हदबंदी कहा गया। ओके, चलिए यहां तक कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चंस ऑफ एनीबडी तो बताइए, तो फिर हम आगे चलते हैं। बोलो भाई, कोई सवाल किसी का? तो बोलिए सर, ग्रेजुएशन में पढ़ा था, 12th में पढ़ा। वेरी गुड भाई, ठीक है। चलिए और देखो आगे। अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष, बताओ भाई किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया है? इंटरनेशनल लेवल पर है तो पता है, ठीक है, कि ये है जो वो यूएनओ के द्वारा मनाया गया होगा। किस वर्ष को मनाया गया है? देखिए बेटा, इसका आंसर कितना बेटा? 2016 को, ठीक है। इसका जो थीम थी, ठीक है, इसकी जो थीम थी भाई, वो थीम क्या रखी गई थी? बताओ भाई, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 की थीम क्या रखी गई थी? बताइए फटाफट से। एक बार सच बोलो, तुमने सोचा था कृषि ऐसे पढ़ेंगे हम लोग? सोचा था क्या? देखो बेटा, सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज, नोट कर लेना, ठीक है ना। बाकी जो हमें वो फिर मंडे को स्टार्ट करेंगे फिर कृषि पर, ठीक है ना। हाँ, आज के लिए इतना ही, ओके। यहाँ तक कोई सवाल किसका तो पूछो। और शाम को सबका वेलकम है भाई, इन्विटेशन कार्ड दे दिया है मैंने आपको। ओके ममता जी, शाम को 5:15 सबको इनवाइट होना है क्लास में। राजस्थान दिए के 500 की बेटा की अपकमिंग एग्जाम के लिए चेंजेबल मूवमेंट साबित हो जाए आप लोगों के लिए, क्या? चलिए, ओके भाई, कल का आपका ऑफ रहेगा, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, ओके। चलिए भाई, ओके भाई, मच